आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 19वें पद्यांश का यानी कि 19वें दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। अनियारे, देखिए अनियारे माने नुकीली, अनियारे माने नुकीली, ये आँखों के लिए आया है कि नुकीली आँखें। ठीक है। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ी बड़ी, दीर्घ माने बड़ी बड़ी। दृगनु, देखिए दृगनु माने नेत्रों वाली या आँखों वाली, दोनों हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे एक बोल के व्याख्या कर लीजिए। कितीन, देखिए कितीन माने कितनी ही, कितनी ही, या आप कह सकते हैं न जाने कितनी ही। ठीक है। तरुणी, देखिए तरुणी माने तरुणी, तरुणी यानी कि स्त्री या युवती, स्त्री भी आप कह सकते हैं, युवती भी आप कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। समान, समान माने एक समान, समान माने एक समान। वह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चितवनी, देखिए चितवनी माने दृष्टि या भंगिमा, दृष्टि या भंगिमा दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। आवरय कछु, देखिए आवरय कछु को हम लोग उलट के भी बोल सकते हैं, कुछ और ही, कुछ और ही। जिहि, जिहि माने जिसके, जिहि माने जिसके, नेत्रों के लिए आया है, आँखों के लिए आया है कि जिन नेत्रों के। बस, बस मतलब बस में, बस माने बस में। होत मतलब हो जाते हैं, होत माने हो जाते हैं। सुजान, देखिए सुजान माने सज्जन लोग या ज्ञानी लोग, या आप कह सकते हैं कि सौंदर्य के पारखी लोग, जो भी आपको अच्छा लगे एक बोल के व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी या सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने बताया है कि ज्ञानी लोग केवल बाह्य सौंदर्य को देखकर किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखेंगे, तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में है क्या। तो देखिए इस दोहे में है क्या कि जो कवि बिहारी जी हैं उन्होंने बताया है
कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सौंदर्य के पारखी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो किसी भी स्त्री के बाह्य सौंदर्य को देखकर, यानी किसी भी स्त्री की नुकीली आँखें, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, इन सब चीज़ों को ही केवल देख करके उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि वो उस स्त्री की भंगिमा को, उसके प्रेम को, उसके आंतरिक सौंदर्य को देख करके ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसके बस में होते हैं। देखिए, यही इस दोहे की व्याख्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी बात को एक एक शब्दों का प्रयोग करके सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा की तरह व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कहते हैं कि इस संसार में, अब आ जाइए दोहे पर, इस संसार में नुकीली, अनियारे नुकीली, इस संसार में नुकीली और बड़ी बड़ी, दीर्घ बड़ी बड़ी, नुकीली और बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, दृगनु नेत्रों वाली, नुकीली और बड़ी बड़ी नेत्रों वाली कितनी ही, कितनी ही युवतियाँ, तरुणी युवतियाँ, कितनी ही युवतियाँ एक समान हैं, एक समान हैं, किंतु सभी की दृष्टि एक जैसी नहीं होती है। इतना भाव के अनुसार अपने से लिख लीजिए, किंतु सभी की दृष्टि एक जैसी नहीं होती है। फिर लाइन पर आ जाइए। वह दृष्टि तो, चितवन दृष्टि या भंगिमा, वह दृष्टि तो कुछ और ही है, वह दृष्टि तो कुछ और ही है, जिसके जिसके बस में, बस में, जिसके बस में, वह दृष्टि तो कुछ और ही है, जिसके बस में ज्ञानी लोग या सज्जन लोग या सौंदर्य के पारखी लोग, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्ञानी कह लेता हूँ, जिसके बस में ज्ञानी लोग हो जाते हैं। देखिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। वैसे आपकी व्याख्या पूरी हो गई है, तो देखिए थोड़ा सा और क्या लिखना है। बस में सुजान लोग हो जाते हैं, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस दृष्टि में प्रेम भरा होता है, ज्ञानी लोग उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इसी व्याख्या को एक बार फिर से जल्दी से सीखते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कहते हैं कि इस संसार में, अब दोहे पर आ जाइए, इस संसार में नुकीली और बड़ी बड़ी नेत्रों वाली कितनी ही युवतियाँ एक समान हैं, किंतु सभी की दृष्टि एक जैसी नहीं होती है। वह दृष्टि तो कुछ और ही है, जिसके बस में ज्ञानी लोग हो जाते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा और लिख दीजिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस दृष्टि में प्रेम भरा होता है, ज्ञानी लोग उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। देखिए, मैंने जैसे आपको व्याख्या बताई है वैसे ही मैंने लिखी भी है, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी कहते हैं कि इस संसार में, ठीक है, इतना मैंने अपने से जोड़ा। अब दोहे की व्याख्या सुनिए।
इस संसार में नुकीली और बड़ी बड़ी नेत्रों वाली कितनी ही स्त्रियां या युवतियां कह सकते हैं स्त्रियां एक समान होती हैं, किंतु सभी की दृष्टि एक जैसी नहीं होती है। वह दृष्टि तो कुछ और ही होती है जिसके बस में ज्ञानी लोग हो जाते हैं। अर्थात मैंने कहा था इतना फिर जोड़िएगा और अधिक स्पष्ट करने के लिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दृष्टि में प्रेम भरा होता है ज्ञानी लोग उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो दोहा छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में काक वक्रोक्ति और व्यतिरेक ये दो अलंकार हैं। भाषा इसकी ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है।